अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजर हसन। वेलकम स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस एंड हिंद गुरु ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा जो पहला जो लेक्चर हुआ था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था। हमने सोर्स की बात की थी, हमने बात की थी कि फ्रेम कैसे किया गया, पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, हमने किस किस देश से क्या क्या टेक ओवर किया। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 में इंडियन एंड टेरिटरी की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन सिटीजनशिप की बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है, 22 पार्ट्स है एंड 8 शेड्यूल में इसको हमने डिवाइड किया। सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक कवर करेगा। सिटीजनशिप पार्ट 2 में कवर करता है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक करेगा। फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक कवर करेगा। पार्ट 4 जो है डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहते हैं डीपीएसपी का एक्चुअली अगर मीनिंग देखा जाए तो डीपीएसपी में स्टेट को कुछ अथॉरिटी दी जाती है, वो अपने हिसाब से लॉ बनाए। बट याद रखिएगा डीपीएसपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको देखना है वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स। जो भी स्टेट कोई लॉ बनाता है उसमें देखना है कि इनमें वेलफेयर की, स्टेट्स का वेलफेयर को शो होना चाहिए। अम्बेडकर ने इसको फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, फिलॉसफी एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है डीपीएसपी को। और डीपीएसपी के अगेंस्ट आप इसको कोर्ट नहीं जा सकते। कहते हैं कि फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन में आप यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, बट डीपीएसपी कोर्ट के अंदर में आप इसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते। डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो स्टेट अथॉरिटी के अंदर आता है, जिसको कहते हैं वेलफेयर ऑफ द स्टेट। उसके बाद पार्ट 5 है यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव। तो फिलहाल हम आज 2 टॉपिक को कवर करेंगे, यूनियन टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। यूनियन इट्स टेरिटरी एंड आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान का जो पहला आर्टिकल्स है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ ए स्टेट। हमारा जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा। तो फॉर एग्जांपल कि वी हैव 20 स्टेट्स एंड वी हैव 9 यूटीज। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आपको ये बता दूं कि द वर्ड यूनियन इज यूज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड यूनाइटेड इज नेवर यूज इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने यूनियन को यूज किया है। कौन सा वर्ड यूज नहीं हुआ है? द वर्ड हिंदुस्तान इज नेवर यूज इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? द इंडिया दैट इज भारत। याद रखिएगा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि द वर्ड यूनाइटेड और द वर्ड यूनियन। जहाँ पे द वर्ड यूनाइटेड होगा वहाँ पर स्टेट इज मोर पावरफुल, स्टेट इज मोर पावरफुल, मोर पावरफुल दैन सेंटर। लेकिन जहाँ पे वर्ड यूनियन आ जाएगा वहाँ पर सेंटर इज मोर पावरफुल, सेंटर इज मोर पावरफुल, मोर पावरफुल। और हम फेडरल स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं। मीन्स कहने का मतलब यह है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ ए स्टेट। तो यूनियन वर्ड जब आ गया तो सेंटर हमारा स्ट्रांग होगा और वीक क्या होगा? स्टेट वीक होगा। सेंटर चाहेगा तो तोड़ मरोड़ के स्टेट से, एक स्टेट से 2 बना सकता है, 2 से 3 कर सकता है, या सेंटर चाहेगा तो 2 स्टेट को जोड़कर एक स्टेट बना सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। अभी रिसेंटली कश्मीर को तोड़ दिया गया, 2 यूटी बनाया गया, लद्दाख एंड कश्मीर। बिहार से झारखंड को अलग किया गया, यूपी से उत्तराखंड को, एमपी से छत्तीसगढ़ को। अभी 2 यूटी को जोड़ा गया है ना, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली को इंक्लूड करके एक यूटी बना दिया गया। तो ये पावर किसके पास है? सेंटर के पास है, क्योंकि हम यूनियन के अंदर आते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएसए, यूके, तो यहाँ पर स्टेट ज़्यादा पावरफुल होगा। अलास्का एक स्टेट है यूएस का जो बहुत दिनों तक अपने आप को यूएस से अलग रखा, फिर आकर उसने यूएस में अपने आप को इंक्लूड कर लिया। ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब आप यूनाइटेड होंगे। बट हमारा देश कैसा है? हमारा देश है यूनियन। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1
याद रखिए जितने भी कम्पिटिटिव क्लासेस हैं या जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको अपने भारत का संविधान का पहला आर्टिकल पता होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। आइए कम्पिटिटिव क्लासेस के हिसाब से आर्टिकल 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 3 की बात कर लें। आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट बाय द लॉ सेंटर कैन चेंज द एरियर बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। अगर हम गौर से मैप को देखते हैं तो याद रखिएगा स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज बेसिस पर, और आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है जिसको हम लैंग्वेज के बेस पर अलग कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि अगर भारत चाहेगी, पार्लियामेंट चाहेगा तो भारत में जितने भी स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं उसको हम तोड़ मरोड़ सकते हैं बाय द पार्लियामेंट। एक बिल पास होगा, बिल पास बाय 1/3 मेजोरिटी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के 1/3 मेजोरिटी से बिल को पास करेंगे और हम किस स्टेट को अलग कर सकते हैं। ये अथॉरिटी किसके पास है? ये अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास। तो क्यों पार्लियामेंट के पास है? क्योंकि हम यूनियन के अंदर आते हैं और हम फेडरल स्ट्रक्चर्स में। तो याद रखिएगा जो हमारा जो स्ट्रक्चर्स है, सिस्टम है, वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल मतलब प्राय संघ रहेंगे, और फेडरल वर्ड को जो हम यूज़ करते हैं क्वासी फेडरल में, इसका एक्चुअली मीनिंग होता है सेंटर इज़ मोर पावरफुल देन ए स्टेट बट हैव टू मच कॉपरेशन। आपस में कॉपरेशन बहुत होगा। अब ऐसा नहीं कि सेंटर मनमानी करेगा, सेंटर को कुछ चीज़ों में स्टेट का सजेशन चाहिए, कुछ में नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अथॉरिटी मैक्सिमम पावरफुल कौन होगा? सेंटर होगा। सॉरी। तो आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट बाय द लॉ चेंज द एरिया एंड बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड और यूपी से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को, बिहार से झारखंड को और जम्मू कश्मीर से कश्मीर लद्दाख बनाया गया। ये स्टेट को जो तोड़ने का काम करता है वो आर्टिकल 3 के अंदर आता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट का फॉर्मेशन, बाउंड्री को चेंज करना, अल्टरनेशन ऑफ द बाउंड्री, ये किस आर्टिकल के अंदर है? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 के पास पावर है, वो किसी स्टेट के बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। हाँ, स्टेट अपना सिर्फ सजेशन दे सकता है, यहाँ पर स्टेट की कोई अथॉरिटी नहीं होगी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कवर करता है आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिटीजनशिप में कि भारत देश का नागरिक कौन होगा, है ना। आज़ाद जब हम हुए 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हुआ, 15 अगस्त को हिंदुस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान को मिला वेस्ट पंजाब, हिंदुस्तान को मिला ईस्ट पंजाब। उसी तरह हम बांग्लादेश को देखते हैं तो वेस्ट बंगाल भारत को मिला और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान को मिला। तो डिफरेंट ये था कि माइग्रेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। गांधी जी वॉज इन हंगर स्ट्राइक, कलकत्ता में गांधी जी हंगर स्ट्राइक थे। उन्होंने जिन्ना को बुलाया, गांधी ने नेहरू को बुलाया और कहा कि भारत देश का बंटवारा मत होने दो। 90% लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं। बंटवारा इतने बड़े देश में और धर्म के आधार पे देश को बांटना बहुत मुश्किल होगा। फाइनली गांधी ने कहा कि मेरी एक बात मान लो, जो मुस्लिम हिंदुस्तान में रहना चाहता है उसे आप रहने दें, जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहता है उसको रहने दे, और जो जाना चाहता है जैसे माइग्रेशन करता है उसको करने दे। ये फाइनली डिसाइड हुआ और माउंट बैटन प्लान के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया गया कि लॉर्ड माउंट बैटन सेपरेशन ऑफ इंडियन पाकिस्तान, और फिर रेड क्लिफ लाइन को ड्रॉ कर दिया गया। और फाइनली ये डिसाइड हो गया कि जिसको माइग्रेशन करना है वो कर ले एक टाइम तक, लेकिन फाइनली देश का नागरिक कौन होगा। तो ये डिसाइड किया गया कि लिविंग इंडियन एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जन 1950 शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो लोग भारत में 26 जनवरी 1950 को भारत में रह गए वो भारतीय हो गए, चाहे वो पोर्तुगीज़ हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ज्यूस हो, व्हाटएवर। तो जो 26 जन 1950 को भारत में हो गए वो भारतीय कहलाएं।
लेकिन अब बात था कि एक्वायर ऑफ सिटीजनशिप हम एक्वायर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक्ट आया, एक्वायर ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें कहा गया कि एक्वायर ऑफ सिटीजनशिप 1955 में कहा गया कि इसमें अब हम सिटीजनशिप को एक्वायर करने का एक प्रोसीजर बनाते हैं। तो पहले क्या हुआ, बाई बर्थ एनी चाइल्ड बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 26 जन 1950 शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो बच्चा भारत में 26 जनवरी 1950 को के बाद पैदा हो रहा है वो भारतीय हो गया। जैसे हम और आप कैसे हैं देश के नागरिक, बाई बर्थ। लेकिन इसमें देखना है कि जब उस बच्चे की पैदाइश भारत में हो रही है तो उनके माँ बाप का भारतीय होना कंपलसरी है। वैसा नहीं कि फॉरेनर्स घूमने आ रहा है और उनके बच्चे अगर यहाँ पर हो जाते हैं तो उनको हम नागरिकता दे देंगे, ऐसा नहीं। तो इसमें कहा गया कि एनी चाइल्ड बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 26 जन 1950 शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद सेकंड बात रखा गया बाय डिसेंट, जिसको हम ब्लड रिलेशन भी कहते हैं। एनी चाइल्ड कह सकते हैं कि पेरेंट्स में फादर एंड मदर्स आर इंडियन बट चाइल्ड बॉर्न आउटसाइड द इंडिया। माँ बाप भारतीय हैं, बच्चा विदेश में पैदा हो रहा है, तो इंडियन सिटीजनशिप फादर और मदर का है, उस बेसिस पर हम उस बच्चे को भारतीय नागरिकता दे देंगे। इसको बोलते हैं बाय ब्लड रिलेशंस, जिसको आप एनआरआई भी कहते हैं। बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस में इनका एक कोटा बनाया जाता है। तो बाय डिसेंट। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बाय, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है इसके बाद बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डिसेंट। थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि बाय रजिस्ट्रेशन में if any foreigners want to acquire a citizenship, he first apply in the visa. उसको पहले वीज़ा में अप्लाई करना पड़ता है and he or she must spend 5 to 7 years in India and follow all the rule and law of India. लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है कि किस तरह से देना और नहीं देना, किनको देना है किनको नहीं देना है। जैसे आपने देखा होगा तस्लीमा नसरीन का नाम आया होगा, तारिक फ़तेह का नाम आया होगा, जिन्होंने अप्लाई किया लेकिन उनको दिया नहीं, भारत उनको इंडियन सिटीजनशिप दी नहीं गई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखती है, ऑथराइज करती है कि इनको सिटीजनशिप देने से भारत में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, इंडिया के लोगों का कह सकते हैं कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम तो खड़ा नहीं हो जाएगा। जैसे अदनाम समी जो था, पाकिस्तान का एक सिंगर था, उसको यूँ तुरंत मिल गया सिटीजनशिप कि वो आर्टिस्ट था। तो भारत सरकार ये रेगुलेट करती है कि इनको सिटीजनशिप देने से भारत में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम ना हो, देन इंडियन सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड कराएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 5 to 7 ईयर स्पेंड करने के बाद, रूल एंड लॉ फॉलो करने के बाद और उसके नेचुरल फिनोमिना, उसके उसको नेचर्स को देखने के बाद ऑथराइज करती है भारत सरकार, उनको दे दी जाएगी सिटीजनशिप। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बाय नेचुरलाइजेशन। इट कैन बी एक्वायर्ड बाय एनी फॉरेनर्स हु स्पेंड 12 ईयर इन इंडिया। अगर कोई फॉरेनर भारत में किसी वीज़ा से किसी काम के लिए भारत में आता है और वो 12 साल तक भारत में रह गया, कहीं गया नहीं, तो उसको कहते हैं बाय नेचुरलाइजेशन, और उसको हम बाय नेचुरलाइजेशन, उसको हम सिटीजनशिप दे देते हैं, उसको हम सिटीजनशिप प्रोवाइड कराते हैं। तो गोवा में ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स मिल जाएंगे जो 12 साल तक रहे हैं और उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करा दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी। अगर कोई न्यू टेरिटरी वो भारत के टेरिटरी का पार्ट बनता है, इफ़ एनी न्यू टेरिटरी बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, तो द पीपल ऑफ दैट टेरिटरी बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उस टेरिटरी के जो लोग होंगे उनको हम भारतीय का सिटीजनशिप प्रोवाइड कराएंगे। एग्जाम्पल है गोवा जो बाद में पोर्टुगीज से लिया गया, सिक्किम जो आज़ादी के बाद भारत में ऐड हुआ है ना। तो जितने भी ऐसे बहुत से स्टेट हैं जो बाद में ऐड हो रहे हैं और उनके जो नागरिक हैं उनको हम सिटीजनशिप प्रोवाइड करा देंगे। तो ये होता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, अब आइए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिटीजनशिप में, चीज़ हमें देखने की बात है एनआरसी और सीए। एनआरसी और सीए 2019 में लॉ पास होता है, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप। नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप में था कि जिस लोगों का सेंसस
1971 में सेंसस में नाम ना हो, उनको अपना डॉक्यूमेंट शो करना है। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि 1972 में बना बांग्लादेश, और बांग्लादेश जब डिवाइड हुआ तो बहुत सारे बांग्लादेश से लोग माइग्रेट करके भारत में आ गए, और इससे प्रॉब्लम भी हुआ कि पॉपुलेशन बर्डन भी हुआ। तो ये एनआरसी बनाया गया कि जिनका नाम 1971 के सेंसस में है तो वो भारतीय नागरिकता है, लेकिन 1971 के बाद जो नहीं है उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट्स कहेंगे तो ज़मीन के खाता खतियान ज़मीन कहते हैं जिसको, वो दिखा सकते हैं, कुछ जॉब का ऐसा सर्टिफिकेट वो दिखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स रखा गया था वो ज़मीन के कागजात, जिसको आप खतियान कह सकते हैं, है ना, उसे कह सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आसाम में एनआरसी आया, लेकिन जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको देखते हुए इसका थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सी इशू है, डिबेटेबल इशू हो जाता है कि इसमें करीब 17 लाख होगा लोग बाहर आए, जिसमें कि 12 लाख हिंदू आ गए और 5 लाख मुस्लिम आ गए। अब यह गवर्नमेंट फंस जाती है कि हम इन 17 को बाहर निकालते हैं तो मुस्लिम्स तो पाकिस्तान जो बांग्लादेश से जो आने वाले थे वो तो सिर्फ मुस्लिम्स होने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होता है और आर्टिकल 15 का वॉल्यूशन भी होता है। उसी वक्त गवर्नमेंट लाती है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें एक बात रख दिया गया जो कि अनएक्सेप्टेबल बात था कि मुस्लिम्स को छोड़कर हम बाकी सारे लोगों को सिटीजनशिप दे देंगे। मतलब इस एनआरसी में जो 12 लाख हिंदू हैं उनको नागरिकता देंगे और जो मुस्लिम हैं उनको नागरिकता नहीं देंगे। इसको लेकर बहुत प्रोटेस्ट भी चला, इवन सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिलहाल स्टे लगा रखा है। तो आई होप कि एनआरसी और CAA ऐसा मुद्दा था जो देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को तोड़ सकता था, है ना। तो एनआरसी और CAA अभी आसाम में लगा। अगर एनआरसी का ये है कि नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप, 1971 में अगर आपके पूर्वज का नाम सेंसस में है तो आप भारतीय हैं, अगर नहीं है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार के सामने पेश करना पड़ेगा। आई होप सिटीजनशिप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो होगा फंडामेंटल राइट्स को लेकर चलेंगे। फंडामेंटल राइट्स में जितने भी बेसिक राइट्स है उस पर हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।